Welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. In this lecture, we will gonna discuss 10th class metallurgy chapter, है ना। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि पूरे चैप्टर में सबसे पहले हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सम कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और पूरे चैप्टर का नाम क्या देखो, मेटलर्जी, यानी क्या समझते हैं मेटलर्जी से। इस पूरे चैप्टर का जो मीनिंग है हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड एनवायरमेंट। यानी कि हमारे पास इस चैप्टर के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, मेटलर्जी वाला पोर्शन है वो वाला। चलो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ, अब देखो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बताओ मेटल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है फिजिकल, बताओ मेटल किस टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको पता है हमारे पास, मेटल जनरली किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ना, सबको पता है। बट क्या सारे के सारे मेटल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होंगे, कुछ एक्सेप्शन है इसके। हाँ, जनरली हमको पता है कौन सा होता है हमारे पास, मरकरी। मरकरी हमारे पास क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है वो, इन लिक्विड फॉर्म, है ना। हमारे पास मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किसी और एलिमेंट का नाम पता है, किसी और मेटल का नाम पता है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म। हमारे पास एक और मेटल है हमारे पास, कौन सी, गैलियम। बट इसके साथ जो तुम्हें तो पॉइंट ध्यान रखना, बट एट अप्रोक्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास क्या होती है, एट लिक्विड स्टेट। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री गिवन है तो हमारे पास क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बट जैसे हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया 30 डिग्री तक किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम हमारे पास गैलियम है, इसकी तरह क्या है, सीजीएम भी है। ये हमारे पास 30 डिग्री से हल्का सा ज़्यादा बढ़ाने पे सीजीएम भी क्या होता है, यानी कि 35 या 36 डिग्री पे हमारे पास सीजीएम भी क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जनरली हमको कोई पूछा जाएगा कि रूम टेम्परेचर पे कितनी मेटल्स हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक मेटल, कौन सी, मरकरी। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ मेटल्स इन लिक्विड फॉर्म बढ़ती जाएगी। बट कुछ फिक्स मेटल्स ही होती है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, सॉलिड फॉर्म का। इसमें याद क्या करना हमको, मरकरी, गैलियम, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास एनडी में भी कई बार पूछे गए हैं, है ना। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी पता है, जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ते हैं, डक्टाइल नेचर उनका। कौन सा नेचर, डक्टाइल। क्या समझते हो इस वर्ड से, डक्टाइल मीन्स की, देखो हमारे पास डक्टाइल क्या होता है, सिंपल हमारे पास मानो हमारे पास ये है मेटल का एक क्यूब है, इसके अगर हम कोई टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो बताओ क्या होगा। हमारे पास सीधी सी बात है, हमारे पास एक मेटल का कोई सब्सटेंस है, इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये एक वायर शेप में कन्वर्ट होगा ना। यानी कि हमारे पास वो वाली प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम अपने मेटल के किसी भी पीस को एक वायर में कन्वर्ट करते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो, उसका डक्टाइल नेचर। यानी कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारी ही मेटल जो होती है वो डक्टाइल नेचर की होती है। अगली प्रॉपर्टी देखो ना, वो इसके जस्ट सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, थर्स्टी, मालेबिलिटी। अब ये क्या होता है, देखो हमने अभी पहले क्या पढ़ा डक्टाइल में, किसी भी मेटल के सब्सटेंस को खींच के वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सेम हमारे पास क्या है, एक किसी भी मेटल का क्यूब है, एक कोई भी शेप का हमारे पास मेटल का हमारे पास एक पीस पड़ा है। अब क्या करेंगे, इस पे कोई भी एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका एक 2D सीट में कन्वर्ट होना हमारे पास क्या होगा, यानी किसी भी मेटल को पीट पीट के एक सीट में कन्वर्ट होना कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, मालेबिलिटी। यानी कि हमारे पास मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, एक तो सॉलिड फॉर्म में होता है जनरली, और डक्टाइल नेचर हो गया उसका, और हमारे पास तीसरी कौन सी होगी, मालेबिलिटी। अब जो कुछ प्रॉपर्टीज और भी है जो हमको याद रखनी है वो कौन कौन सी, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, देखो सबको पता है, देखो हम डिफरेंट देखो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तुमने 4 मेटल की कोई भी एग्जाम्पल ले ली, जैसे कि हमारे पास जिंक हो गया, कॉपर हो गया, फेर्स हो गया और कोई भी निकल।
तुम इन चारों मेटल की 4 डिफरेंट बॉल होगी। इन चारों बॉल्स को अगर तुम एक किसी भी सॉलिड सरफेस पे गिराओगे तो जो साउंड आएगी, क्या सबकी सेम साउंड आएगी? ऑब्वियस बात, सबकी सेम साउंड नहीं आएगी ना। यानी कि किसी भी हमारे पास मेटल को अगर हम किसी अदर हार्ड सब्सटेंस से हीट करते हैं तो जो साउंड निकलती है वो क्या होता है हमारे पास? वो साउंड भी एक तरह की हमारे पास उस मेटल की क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। और जो ये वाली प्रॉपर्टी उसको क्या बुलाते हैं हम? ये वाली जो प्रॉपर्टी उसको क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या हुई? यानी कि वो प्रॉपर्टी हर मेटल के साथ जब उसको किसी एक सॉलिड सब्सटेंस से हीट किया जाता है तो जो साउंड उत्पन्न होती है वो हर मेटल की डिफरेंट साउंड होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी? सोनोरिटी। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, है ना, 4 प्रॉपर्टी होगी ना। अब देखते हैं। देखो, जनरली हम सबको पता है कि हमारे पास मेटल क्या होते हैं? हार्ड और सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना। मेटल क्या होते हैं हमारे पास? हार्ड और सॉलिड सब्सटेंस। हार्ड एंड सॉलिड सब्सटेंस। और हमको पता है कि जनरली जो भी सब्सटेंस हार्ड या सॉलिड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? हाई होता है। यानी कि हमारे पास जितने भी मेटल्स होगी उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, और हाई होता है। बट क्या सारी ही मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? ये जरूरी है? नहीं। क्यों नहीं जरूरी है? देखो, हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास जो मरकरी होता है वो किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। और हमको पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू सॉलिड फेज कम होता। यानी कि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। बट यही हम कंपेयर करेंगे टंगस्टन की। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? इसको याद रखना। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W से हम क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अप्रोक्स 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट मी चेक। हमारे पास क्या होता है? यानी कुछ मेटल्स का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, ऑलमोस्ट सभी का ही बहुत हाई होता है। बट वो वाले मेटल्स जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है या फिर वो वाले मेटल्स जिनको हल्का सा टेम्परेचर करने पे वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, है ना। ये पॉइंट समझ में आया? अब देखो, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ नोट डाउन कर लेना। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल्स के लिए हमने पढ़ी अब तक? टोटल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कौन कौन सी हुई इसमें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड एंड हार्ड, हार्ड एंड सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी हमने? डक्टाइल नेचर, है ना, डक्टाइल नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी मालेबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी सोनोरिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक प्रॉपर्टी और रखी, उनकी सरफेस। देखो, सभी मेटल्स हमारे पास क्या होती है? साइनी सरफेस की होती है ना, बट सभी की साइन डिफरेंट डिफरेंट की होती है। यानी कि देखो, हमारे पास मानो ये 2 क्रिस्टल मान लो हमारे पास। एक फेरस का क्रिस्टल है हमारे पास, दूसरा क्रिस्टल की ये जो क्रिस्टल की सरफेस है, एक क्रिस्टल की सरफेस हमारे पास कॉपर की सरफेस है, दूसरी फेरस की सरफेस। क्या तुम दोनों क्रिस्टल की देखोगे तो क्या उनकी सेम कलर होता है या जो साइन होती है सेम होती है? नहीं होती ना। यानी कि हमारे पास जितने भी मेटल होती है सबकी साइन डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी हुई? एवरी मेटल हैव ए डिफरेंट कलर्ड साइनी सरफेस। हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन कैसे कैसे का मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या कौन कौन सी होती है उनको कंपेयर करें। कई बार हमारे पास अगर एक नंबर क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेगा? मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज हमको एक साथ दिखा के डिस्कस करने पड़ेगा, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना। समझ आया? अगला पॉइंट पढ़ते हैं ना। देखो, नॉन मेटल्स में क्या होगा? नॉन मेटल्स तुम लोग बताओ हमारे पास क्या होंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टीज वहां पे क्या पढ़ती? हार्ड एंड सॉलिड पढ़ी थी ना। बट क्या यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टीज होगी हार्ड एंड सॉलिड? नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? नॉन मेटल्स ऑल 3 फेजेस में एग्जिस्ट करता है। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होता है? कुछ नॉन मेटल्स हमारे पास सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा, कुछ लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, और बट जनरली हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट 90% नॉन मेटल्स क्या होती है? गैस फेज में होती है हमारे पास, है ना।
इसका तो देखो तुम्हें सबका पता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ये तो हमको पता है, क्लोरीन हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड हमारे पास जो भी किसी भी हमारे पास जो नॉन मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, जनरली हमारे पास कौन सी होती है, आयोडीन। इसको याद रखना, आयोडीन हमारे पास जो नॉन मेटल है वो किस फॉर्म में होती है हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में। और जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो कौन होता है हमारे पास, इसको भी याद रखना, कौन सा होता है, ब्रोमीन। यानी कि हमारे पास जो ब्रोमीन नॉन मेटल होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। और जो आयोडीन है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी हमारे पास, सॉलिड स्टेट। इसको याद रखना। अदर जो भी हमारे पास नॉन मेटल है उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैसेस स्टेट। बट तुम ना एक पॉइंट इसको अच्छे से लिखो, हमारे पास हेलोजेंस कितने होते हैं बताओ, हेलोजेंस F2 हो गया, Cl2, Br2 और I2। देखो तुमको एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन सा हमारे पास किसी भी हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका कौन सा एक ग्रुप है जिसके हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखाते हैं, कौन सा होगा हमारे पास, 17th ग्रुप क्या होगा हमारे पास, वो वाला ग्रुप है जो हमारे पास जितनी हमारे पास फिजिकल स्टेट पॉसिबल है वो सारे की सारे दिखाता है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हमारे पास क्या दिखाएंगे, गैसेज स्टेट। जैसे कि हमारे पास F2 एंड Cl2 है ना, और Br2 जो बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, इन लिक्विड स्टेट। ये क्या होगा हमारे पास, एक लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। और जो लास्ट बचा हमारे पास आयोडीन, वो किस में होगा हमारे पास, I2 की फॉर्म में होता है ना, ये क्या होगा हमारे पास, इन सॉलिड फेज में पाया जाएगा, है ना। तो ये वाली बात को याद रखना, है ना। आगे पढ़ते हैं। और हमको पता है हमारे पास जो नॉन मेटल्स होती है उनका नेचर कैसा होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, हार्ड एंड सॉलिड। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ब्रिटल। अब ये क्या होता है, यानी कि होता तो सॉलिड फॉर्म में है, बट इसके ऊपर अगर हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी उसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या इनकी सरफेस पे हमारे पास क्या शाइनी होगी मेटल्स की तरह, नहीं, ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। सेम हमारे पास अगर ये हार्ड फॉर्म में नहीं है यानी कि सॉलिड फॉर्म में नहीं है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शुड भी लो होना चाहिए ना। यानी कि हमारे पास इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा ना। और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, क्या सेम हमारे पास नॉन मेटल्स की तरह डक्टाइल या मालेबिलिटी शो करेंगे, नहीं करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या होंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट शो malleability एंड डक्टाइल नेचर। समझ आए यहां तक, दो पॉइंट हमने पढ़े अब तक। कौन कौन से पॉइंट पढ़े हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब आगे डिस्कस करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, वो वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास उस मेटल की अपीयरेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि वो क्या होगी, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, वो वाली प्रॉपर्टीज जो अदर सब्सटेंस के टच में आने पे वो डिफर करती है, वो क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब पढ़ते हैं, देखो हम स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली क्या डिस्कस करना पड़ेगा हमको, उनकी रिएक्शन डिस्कस करनी पड़ेगी। किसके साथ है हमारे पास, कंबसन रिएक्शन, कंबसन ऑफ मेटल। इस वर्ड से क्या समझते हो, कंबसन का मीनिंग क्या होता है, जलना। बट केमिस्ट्री में जलते कैसे, देखो जलने का फॉर्मूला सेम ही है बट उसको लिखते कैसे, देखो हमारे पास कंबसन। अभी होता क्या, देखो कंबसन क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि हमारे पास सबसे कंपल्सरी चीज क्या, हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करना, यानी कि उसको हीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये हमारे पास क्या होता है, कंबसन। अब देखो हमारे पास क्या होता है, मेटल का कंबसन मीनिंग कि मेटल हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना। कंबसन के मीनिंग्स क्या समझे हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उनको टेम्परेचर बढ़ाना, यानी कि हमारे पास किसी भी मेटल की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो इसकी मीनिंग क्या हो, वो कंबसन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, बट साथ में क्या होना चाहिए उसका, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो क्या होगा, वो उसका कंबसन होगा। तो देखो हम एग्जांपल्स देखते हैं बहुत सारे। पहला एग्जांपल देखो किसका गिवन हमको, सोडियम का गिवन है ना, सोडियम।
नीचे ये जो हमारे पास जो लेटर्स लिखे इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है हमारे पास किसी भी रिएक्शन में उन सब्सटेंस की उनकी फिजिकल स्टेट को हम किससे लिखाते हैं। देखो एस का मीनिंग होता है सॉलिड स्टेट, जी का मीनिंग गैसियस स्टेट, एंड Na2 हमारे पास ये बना सोडियम ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास सॉलिड फेज में होता है ना। देखो रिएक्शन देखो कैसे काम करता है। सोडियम हमारे पास कोई मेटल है, ये क्या होगा कंबसन करा रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस है, साथ में क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा बताओ। हमको पता है सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनेगा Na2O। पता नहीं कंपाउंड कैसे बनता है, यह भी क्या होगा सॉलिड फॉर्म। इसका नाम क्या होगा सोडियम ऑक्साइड नाम होगा ना इसका, क्या नाम होगा इसका सोडियम ऑक्साइड। पता नहीं कंपाउंड कैसे बनता है, 9th में पढ़ते थे ना हम लोग। देखो कैसे बनता है, इधर हमारे पास क्या सोडियम है, इधर हमारे पास क्या ऑक्सीजन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, इसका -2 होता है। इसके नीचे हम 1 लिखते हैं, इसके नीचे 2 लिखते थे ना। देखो जितना होता था, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा Na2। यानी कि जब भी हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा Na2O बनेगा। क्या नाम होता है इसका सोडियम ऑक्साइड। समझ में आया। मैग्नीशियम हो गया O2 हो गया, तो MgO बनेगा ना। MgO क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। अब देखो सेम चीज़ क्या होती है, और ये अदर सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, इसको बात पढ़ते हैं ना, 1 मिनट रुको। ये हुआ जब भी हम क्या करते हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, क्या करते हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर हम क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या मिलेगा हमको मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा हमको उसका मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को लिखो, उसके बाद देखते हैं। हमारा मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा मेटल ऑक्साइड, और अगर सेम मेटल ऑक्साइड अगर हम पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल देखते हैं। Na2O बनाया ना अभी, वो क्या था एक सॉलिड फॉर्म में था ना। अगर हम इसको पानी में घोलेंगे यानी कि इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनना चाहिए हमारे पास बनेगा NaOH, है ना। अब देखो बैलेंस करना पड़ेगा ना एक में से। ये तो चलो लिक्विड फॉर्म में है, ये हमारे पास किस में बनेगा सॉलिड फॉर्म में बनेगा ना, या फिर एक्वस फॉर्म में बनेगा। एक्वस फॉर्म का मीनिंग क्या है देखो, यहाँ पे हमने लिखा सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे एक्वस। इसका मीनिंग क्या है हमारे पास एक कंपाउंड पूरा बन चुका, अब ये पानी में डिसॉल्व हो चुका है ना। इसका मीनिंग क्या एक्वस। एक्वस मीनिंग की हमारे पास किसी भी कंपाउंड को पानी में घोल के जो सॉल्यूशन बना उसको क्या बुलाते हैं हम उसका एक्वस सॉल्यूशन। ये हुआ। अब देखो पूरी एक्वस को बैलेंस करना पड़ेगा ना। कितने सोडियम हमारे पास 2 सोडियम है ना, यहाँ पे कितना एक ही सोडियम है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब देखो काउंट करो, 2 सोडियम हो गए, 2 हमारे पास क्या ऑक्सीजन, 2 ही ऑक्सीजन है कि नहीं बताओ। एक हमारे पास ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, बैलेंस है ना। 2 हाइड्रोजन हमारे पास इधर है 1 और 2 से मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2H इधर है, यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन क्या होगी बैलेंस इक्वेशन होगी ना। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल देखो हमारे पास क्या किया हमने MgO को पानी में घोल रखा है, क्या बनेगा MgOH2 का होल ट्वाइस। यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों है देखो, हमारे पास एक एलिमेंट है Mg है, दूसरा हमारे पास क्या है एक आयन है OH। इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1 होती है ना। -1 क्या इस पे चार्ज है। Mg की वैलेंसी कितनी होती है +2 होती है ना, तो 2 लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा MgOH ट्वाइस बनेगा ना। इस तरह से हमारे पास कंपाउंड बनते हैं ना। देखो सेम हम क्या पढ़ना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। देखो क्या होता है हमारे पास कोई भी मेटल लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा मेटल है। पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके बाद एग्जांपल देखते हैं ना, सिंपल है ना। हमारे पास कोई भी मेटल है उसको पानी में घोला। देखो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने घोलेंगे क्या बनेगा हमारे पास बनेगा मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा H2 गैस निकलेगा। साथ में क्या होता है सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये मेटल ऑक्साइड क्या करता है फिर से पानी के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात। यानी कि अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा देखो, फर्स्ट और 2 रिएक्शन को ऐड ऑन करो, एडिशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा मेटल प्लस वाटर
इक्वल्स टू क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस का H2 गैस। देखो कैसे हुआ, हमारे पास मेटल ऑक्साइड साइड क्या प्रोडक्ट साइड है ना, और यहाँ पे क्या रिएक्टेंट साइड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेटल वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ये हुआ। अब देखो ये हमारे पास क्या आया, कॉन्सेप्ट आया। अब इसको अप्लाई करना है ना, सोडियम का मैंने क्या किया, पानी में घोला, क्या बनेगा हमारे पास, बताओ क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 गैस, सॉलिड फॉर्म में ना। अब क्या करेगा ये Na2 क्या करेगा, फिर से पानी के साथ रिएक्शन करेगा ना। अब बताओ क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, सॉलिड फॉर्म में है, जब हम इसको भी पानी में घोलेंगे हमारे पास क्या बनेगा बताओ, हमारे पास बनेगा NaOH का, मैंने पूरे कंपाउंड का 2 बन जाएगा, है ना। देखो अब इस वाले रिएक्शन को और इस वाले रिएक्शन को एडिशन करो, 1 + 2 करो, क्या मिलेगा हमको, ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा हमको, सोडियम मेटल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना, 2 सोडियम है हमारे पास, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितने H2 के मॉलिक्यूल यूज हो गए, एक और एक 2 हो गए ना, यानी कि 2H2O, लिक्विड फेज में होता है H2O, बन क्या रहा हमारे पास 2 NaOH बन रहा, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ H2 गैस बचा और NaOH, क्या बन रहा हमारे पास 2 NaOH, एक्वस फॉर्म में बनेगा ये, और साथ में क्या निकल रहा है H2 गैस की फॉर्म में बाहर रिलीज हो रही। समझ आया, वही गिवन, देखो हमने क्या किया था, 2 मेटल है उसको H2 में डिजोल्व करेंगे, NaOH बनेगा साथ में H2। और हाँ इस बात को बताना भूल गए थे कि है ना, जब भी हमारे पास किसी भी मेटल को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, यानी कि किसी भी मेटल को वाटर में डिजोल्व करना क्या होता है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग की डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H क्या एनर्जी या हीट या एंथैल्पी, नेगेटिव मीनिंग की एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास रिलीज हो रही है, रिलीज होने का मीनिंग क्या, हीट बाहर निकल रही, हीट बाहर निकले तो क्या हो रहा, रिएक्शन का ओवरऑल टेम्परेचर बाहर से बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमको बाहर से कोई टेम्परेचर देने की नीड नहीं है, रिएक्शन खुद ना खुद अपने आप ओवरऑल रिएक्शन जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। समझ में आया, ये हुआ चलो हमारे पास एक्सोथर्मिक का मीनिंग। सेम हमारे पास दूसरा रिएक्शन किसका गिवन, एक एग्जांपल और गिवन, देखो दूसरा एग्जांपल कौन सा गिवन है, पोटेशियम है उसको पानी में घोला, सेम क्या बनेगा KOH, साथ में क्या निकलेगी हीट और H2 गैस साथ में रिलीज होगा। ये समझ आया, अब आगे पढ़ते हैं ना। हमारे पास यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मेटल की हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल की रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या सारे के सारे जितने मेटल्स होती है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जाए, कुछ गर्म पानी के साथ करेगी या किसी स्टीम के साथ, फर्क पड़ सकता है ना। देखो हमारे पास क्या है, देखो एक हमारे पास क्या है मेटल है, हमारे पास वाटर की डिफरेंट डिफरेंट फेज होती है, तो सेम हम मानते पहले कोल्ड मानते हॉट वाटर और एक स्टीम मानते हैं, है ना। तो कोल्ड के साथ मीनिंग क्या, कोल्ड यानी कि ठंडा पानी। अब क्या ठंडे पानी से तो कोई मेटल क्यों रिएक्ट करना चाहेगा ना, ठंडे पानी से रिएक्ट वही मेटल्स करेंगे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। हमारे पास हॉट वाटर का मीनिंग क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आपस में ज्यादा फास्ट है। देखो हमारे पास क्या सॉरी एक वाटर कंटेनर है, एक में ठंडा पानी है दूसरे में गर्म पानी है, इसमें कोल्ड वाटर है इसमें हॉट वाटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें भी H2O ही है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी H2O के मॉलिक्यूल्स है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है किस चीज का डिफरेंस है, इसमें जो H2O मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा क्यों, वो हॉट है ना। देखो हॉट का मीनिंग क्या, उनका टेम्परेचर बाहर से बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाना मीनिंग क्या, उनको बाहर से एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी दी गई है। और हमारे पास वो वाले मॉलिक्यूल्स की ऑब्वियस सी बात है उनकी मूवमेंट फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी, उनकी एनर्जी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि उनको हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना उनका। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है H2O मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो बताओ ये तो ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ठंडे पानी से रिएक्ट कर देगा। बट अगर कोई हमारे पास माइल्ड रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, वो ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना चाहेगा ना। हमारे पास यहाँ पे तो स्टीम है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और ज्यादा है। तो देखो वो वाले मेटल्स
जो थोड़े कम रिएक्टिव है, यानी कि जो लेस रिएक्टिव है हमारे पास क्या होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो माइल्ड रिएक्टिव होता है वो हमारे पास हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। इस चीज को याद रखना। कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन से करेंगे रिएक्शन? कोल्ड वाटर के साथ हमारे पास करेंगे हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम। अदर मेटल्स भी होती है बट इनको याद रखना। और हॉट वाटर के साथ हमारे पास कौन से करते हैं? कैल्शियम हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दिखाता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। बट हमारे पास जो कैल्शियम होता है उसकी रिएक्टिविटी ना तो इतनी ज़्यादा होती है और ना ही इतनी कम होती है, इसलिए हमारे पास क्या करता है ये कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्शन दिखाता है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। रिएक्ट तो करेगा, ऑब्वियस बात है करेगा, बट उतना फास्ट नहीं करेगा जितना ये कंपेयर टू हॉट वाटर के साथ करेगा, है ना, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम की प्रेफरेंस क्या होगी, हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर, है ना। सेम हमारे पास जो मेटल्स होगी लाइक की फेरस हो गया, एल्यूमिनियम और जिंक, ये हमारे पास ये वो वाली मेटल्स है जो हमारे पास ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और ना ही कोल्ड वाटर के साथ। ये वाली मेटल्स हमारे पास किसके साथ करेगी, हमेशा स्टीम के साथ रिएक्शन। और क्या बनाएगा, सेम वही बनाएगा, ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो सेम वही चीज गिवन है, कैल्शियम के साथ गिवन होगा हमारे पास हॉट या बॉइलिंग वाटर। समझ आया? देखो इसको पढ़ो थोड़ा सा बैठ के एक बार। द मेटल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, यहाँ पे मिसिंग है, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं बनता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड ना बन के हमारे पास क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, मेटल ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 गैस तो रिलीज होगा ही, और साथ में रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा ही। हमारे पास देखो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा H2 के साथ, क्या बनेगा Al2O3, H2 गैस रिलीज होगा। सेम ये अदर रिएक्शन है, फेरस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ये रिएक्ट करेगा H2 के साथ, क्या बनेगा Fe3O4, साथ में क्या करेगा H2 गैस रिलीज करेगा। साथ में अदर एग्जांपल, जिंक का एग्जांपल, जिंक का हमारे पास उसको पानी में डिजोल्व करेंगे, क्या बनेगा ZnO बनेगा, जिंक ऑक्साइड, H2 गैस साथ में रिलीज करेगा, और रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक, है ना। समझ आया? आगे देखते हैं ना, रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ ऑक्सीजन, ये पढ़ लिया हमारे पास। शायद यहाँ पे ना इस ऑक्सीजन की जगह एसिड है, यहाँ पे क्या इसकी जगह एसिड करो इसको, यहाँ पे क्या है एसिड। देखो मेटल है, साथ में क्या होगा एसिड है, इसको याद रखिए। ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी किसी मेटल को हमारे पास एसिड के साथ रिएक्शन किया जाएगा तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सोल्ट प्लस H2 गैस साथ में रिलीज होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्या हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सोल्ट एंड H2 गैस। सिंपल एग्जांपल, सोडियम है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, HCl हमारे पास क्या सॉल्यूशन पड़ा होगा, इसका रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा हमारे पास, एक NaCl बनेगा, सोल्ट बन जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा H2 गैस रिलीज हो जाएगी ना। अदर एग्जांपल देखो, सोडियम का अदर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं एक बार। सोडियम सॉलिड है, इसका मैंने H2SO4 एसिड होता है ना, H2SO4 का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना। अगर इसके सॉल्यूशन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा Na2SO4, यानी 2 सोडियम है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा H2 गैस। समझ आया, है ना। हमारे पास कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, मेटल्स बदलते रहेंगे, एसिड बदलते रहेंगे, हमारे पास सॉल्ट बनना कंपलसरी है, और साथ में H2 गैस रिलीज होगा ही होगा। और रिएक्शन कैसी होती है, ये वाली रिएक्शन भी ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक ही होती है। ये रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक टाइप की ही रिएक्शन का एग्जांपल है ये भी। समझ आया? तो एग्जांपल बना के दिखाया इसने जिंक के साथ, ये रिएक्टिव टोडर है, इसको बाद में पढ़ाएंगे, रुको एक मिनट। हमारे पास क्या गिवन है, मैग्नीशियम है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है MgCl2, क्या हो गया, मैग्नीशियम का एक सॉल्ट का एग्जांपल हो गया ना, साथ में H2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ से अदर एग्जांपल गिवन है, एल्यूमिनियम है हमारे पास, मेटल है कोई, एसिड यानी कि हमारे पास क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है AlCl3, और साथ में क्या निकल रहा है H2 गैस। अदर एग्जांपल ऐसे दूसरा स्टार्ट हो रहा है फेरस का, फेरस क्या हमारे पास एक मेटल है, एसिड हमारे पास क्या HCl है, रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा
FeCl2 हमारे पास क्या बनेगा, एक सोल्ट बना, H2 गैस रिलीज हुआ। जिंक हमारे पास कोई मेटल है, HCl एसिड है, रिएक्शन करेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्या बनेगा हमारा ZnCl2 बनेगा और साथ में H2 गैस का रिलीज होना होगा। समझ आया यहाँ तक? अब पढ़ते हैं मेटल्स की रिएक्शन। देखो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करो, 4NDA। देखो तुमको जितनी रिएक्शन तक पढ़ा है वो क्या है, वो तुमको समझाया जा सकता है, बट हमारे पास जो ये वाला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास थोड़ा समझने में थोड़ा टिपिकल है, बट इसको तुम्हें क्या याद रखना, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना ही याद रखना, जब हमारे पास हम इस HNO3 कंसनट्रेशन डिफरेंट करेंगे, यानी कि हम अगर एक बार हम HNO3 हमारे पास कंसनट्रेट ले रहे हैं, एक बार डाइल्यूट ले रहे हैं, तो साथ में क्या होगा, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी चेंज होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटल भी सेम है, एसिड भी सेम है, बट उस रिएक्शन के अंदर एसिड की क्वांटिटी कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इस पे हमारे पास उस रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। देखो जब हम HNO3 रिएक्शन के अंदर क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, NO2, इस बात को याद रखना। और सेम हम अगर हम क्या लेंगे, सॉरी, जब हम रिएक्शन के अंदर HNO3 कैसा लेंगे, वो लेंगे डाइल्यूट, तो कैसा निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, तब निकलेगी NO। इस बात को याद रखना, क्या लेना, अगर हमारे पास मेटल कॉपर गिवन है और साथ में क्या गिवन है, HNO3 कैसा है, कंसंट्रेटेड, यहां पे HNO3 कैसे लेंगे, डाइल्यूटेड, यहां पे प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट सेम रहेगा ऑलमोस्ट, CuNO3 बनेगा, H2 बनेगा, वो सब बाकी सेम है। कौन सी गैस रिलीज होगी, NO2, और यहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी, NO। इस बात को भूलना नहीं है, यहां से 1-2 बार क्वेश्चंस आए हैं, इसको समझाना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए समझाना नहीं है, इसको बस डायरेक्ट याद करना, यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। समझ आए, आगे पढ़ते हैं। होता क्या है एक बार एजिया, जनरली हम मेटल्स को पानी में घोलते हैं, जनरली डिजोल्व नहीं होते, रिएक्ट करती है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने की, बट डिजोल्व नहीं होती। बट हमारे पास एक्वा रेजिया, हमारे पास कैसा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्या हम क्या करता है इसका, डिजोल्विंग हार्ड सब्सटेंसेस, यानी किसी भी मेटल को डिजोल्व कर सकता है, किसी भी मेटल को ये अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, हार्ड सब्सटेंसेस। तुमको क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है इसकी कंपोजिशन, याद रखना है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है HCl और HNO3 से मिलके ये बना होता है, और रेशियो क्या होता है इनका, 3:1। क्या होता है, यानी कि कैसे बनता है, अगर 3 ml हम HCl लेंगे तो 1 ml हम किसे लेना पड़ेगा, HNO3 को उसमें ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम क्या होगा, एक्वा रेजिया। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास मानो एक मेटल है ए, दूसरी मेटल है बी, है ना, और हमने क्या ले रखा, ए का कोई सॉल्ट ले रखा AC। अब रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा यहाँ पर, ए तो रिलीज होगा और BC बन जाएगा। कुछ याद आया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था सर, किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट क्या हर केस में हमारे पास जो बी है उसी को रिप्लेस कर पाएगा, इसके लिए क्या कंपलसरी है, ये रिएक्शन क्या तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तभी पॉसिबल है। अगर हम मान लो हमारे पास अगर ऐसा होता, जो रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है, ए की ज्यादा होती बी से, तब क्या ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होता है, तब बताओ ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल होता, यहाँ पे ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो बी है इसकी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इसके पास ए के पास जाके बोल दे कि तू सी मुझे दे दे, या फिर ये क्या बोलेगा, यहाँ पे सी को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे इसकी जो बॉन्डिंग है, जो इसके साथ सी के साथ बॉन्डिंग बनेगी, उस बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ए की रिएक्टिविटी फॉर सी है इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी फॉर सी। यानी क्या समझे हमारे पास, यानी कि सीधी सी बात है, देखो हाँ क्या समझाएंगे उसको एग्जांपल, ये एक बॉन्ड बना हुआ है AC, एक बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पे टूट कौन सा बॉन्ड बना है, बी और सी। इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, मानो 1000। इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए हमको सिर्फ और सिर्फ 100।
तो ये कैसे जाके बोल देगा इसको कि हमारे पास, इसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर पाएगा, तभी तो इसका रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ना। यानी सबसे पहले हमारे पास कंपल्सरी चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, कि ये वाला रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो सिंगल मेटल ले रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी दूसरे जो हमारे पास सॉल्ट के अंदर जो मेटल है उस मेटल से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक सीरीज लिखो, कौन सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। इसके बिना तो पढ़ाने का मीनिंग नहीं निकलता ना इसको। सबसे पहले लिखो रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज आई कहां से, ये वाला टॉपिक तुम्हारा 12th का, ये कहां से आती है, जनरल बस एक पॉइंट लिख लो, आती कहां से है ये, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। या उसको रिडक्शन पोटेंशियल बताते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। यहां से ये सीरीज जनरेट होती है, बट तुम लोग चीज डायरेक्ट याद रखना, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, कितना, सॉरी, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, पीबी, एच। यहाँ पे कौन सा आएगा, फिर हमारे पास आएगा कॉपर, फिर आएगा एजी, और लास्ट में होता। इस वाली सीरीज को याद करना है हमको, तभी हम ये वाला टॉपिक समझ पाएंगे, वरना ये टॉपिक ही समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल जनरली देखो, एक रिएक्शन हमारे पास FeCuSO4, दूसरा वाला एग्जाम्पल है कॉपर प्लस FeSO4। हमारे पास कौन कौन सी मेटल्स है, हमारे पास एक Fe है, एक कॉपर है। किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फेरस है, एक कॉपर है। हमको सीरीज देखे किसकी पता चला कि फेरस की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास फेरस क्या कर सकता है, इस कॉपर सल्फेट के पास जाएगा और कॉपर को रिप्लेस कर देगा। रिएक्शन क्या बनेगा हमारे पास, FeSO4, साथ में कॉपर, कॉपर है और FeSO4 है। हमको पता है FeSO4 की रिएक्टिविटी 4Fe ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कॉपर के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि हमारे पास इस कंपाउंड के पास जाके Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी कि ये वाली रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी जीरो, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, हमारे पास कॉपर की रिएक्टिविटी इतनी है ही नहीं कि वो FeSO4 में से Fe को रिप्लेस कर पाए। समझ आया कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, तुम्हें क्या याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया ना अभी कैसे पढ़ाया था ना, उस ऑर्डर को तुमको याद होना ही चाहिए, तभी हम ये वाली रिएक्शंस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, है ना। मेटल A प्लस सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, ये वही तो लिखाया था, ABC, यहाँ पे AB में AC बन जाएगा और B निकल जाएगा, एक ही बात है ना। अरे अभी तो पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, इसको हमने A मानो, इसको मान लो BC, यहाँ पे AC बन जाएगा और साथ में B निकल जाएगा। किसका एग्जाम्पल हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया हुआ, वहाँ जाके देख सकते हो तुम एक बार इसको फिर से समझने के लिए। देखो जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो देखो क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है वो पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। उनके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पानी को गर्म करना पड़ेगा, स्टीम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए उनको क्या चाहिए, उन वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तभी हमारे पास जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स होती है वो गर्म पानी या स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, जबकि जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा ना, है ना। समझ आए। अब देखो जिनकी रिएक्टिविटी माइल्ड होती है वो हमारे पास एसिड प्लस वाटर सबके साथ रिएक्शन दिखाते हैं, और जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होती है वो क्या करता है, हमारे पास रिएक्शन विथ ऑक्सीजन भी दिखा देगा, वरना बट वो ये सब तो नहीं दिखाएगा, बट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन दिखाएगा। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी, Hg हो गई, Ag हो गए, ये हमारे पास वो वाले सब्सटेंस है जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो दिखाते हैं, बट यहाँ पे क्या बहुत ही लो ऑक्सीजन हो जाएगी। जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है वो हमारे पास क्या करेगी, ना किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जैसे कि हमारे पास गोल्ड होता है, वो हमारे पास जनरल रिएक्शन ही नहीं दिखाता है इतना जल्दी, इसलिए हमारे पास हम गोल्ड को क्या मानते हैं, जनरली गोल्ड इनएक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही इनएक्टिव होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास क्या होता है, जो गोल्ड होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव या इनर्ट।
इनएक्टिव या इनर्ट, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज है ना, देखो वही सब लिखा था ना ऊपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये क्या है, इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी ना। सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम है, ये क्या है, इनकी रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। समझ आया, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है ना, वही पढ़ा है ना। देखो अब देखते रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, जनरली ये तो पता ही हमको क्या बनेगा, सोडियम है मेटल है, नॉन मेटल गैस फॉर्म में होती है Cl2, रिएक्ट कराओ क्या बनेगा, NaCl बनेगा ना, बस सेम सिंपल है। मेटल से नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या बनेगा हमारे पास, सोल्ट बनेगा। मेटल प्लस नॉन मेटल क्या होगा, उनका सोल्ट बनेगा, ठीक है। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये तो पता ही है, जो भी नोबल गैस होती है वो क्या करती है, जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। सो फार वी हैव सीन फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ मेटल्स दैट कैटायंस फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स डू दिस। देखो कुछ नहीं है, सबका मीनिंग क्या है हमारे पास, सिंपल, इस जो पैराग्राफ का मीनिंग क्या है, मेटल हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, हमारे पास क्या बनाएगा, मेटल है हमारे पास, कोई भी मेटल का एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है ना, सबको पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और साथ में क्या बन जाएगा, कैटायन बनेगा। एक नॉन मेटल है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्या बनाएगा, एक एनायन। और जब भी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, कैटायन प्लस एनायन मिलेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा ना। इसीलिए मैंने क्या बताया था, मेटल प्लस नॉन मेटल क्या होता है, सोल्ट बनता है। समझ आया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स वो सब पढ़ा दिए थे। अब रिएक्शंस ऑफ, हमने मेटल के बारे में पढ़ा ना, अब नॉन मेटल के साथ देखो तुम थोड़ा सा केस, सेम केस है। कोई भी नॉन मेटल हमारे पास क्या होता है, जब भी नॉन मेटल हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा, उसका ऑक्साइड फॉर्म बनेगा ना, 2C+, ये तो उनका पार्शियल या कंप्लीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और हम कार्बन का पार्शियल कंबशन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम SO2 बनेगा, एसिडिक होता है। अब देखो एसिड होता है या बेस होता है, देखो शायद लास्ट टॉपिक यही है, उसके बाद हम मेटलर्जी है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा क्या काम है, सिर्फ रिएक्शंस को डिस्कशन करना। देखो हमारे पास क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, समझ आ जाएगा। Na2 है, सेम हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये हम टॉपिक पहले डिस्कस कर चुके हैं एसिड और बेस में, बट एक बार फिर से देख लेते हैं ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO, हमको पता कैसे लगा कि हमारे पास ये वाला ऑक्साइड है वो कैसे, बेसिक नेचर का होता है, सबको पता नहीं है। एसिड और बेस वाला टॉपिक है, उसमें हमने ये पढ़ा रखा है। ये किस नेचर का होता है, बेसिक, और ये किस नेचर का होता है, एसिडिक। हमको इस बात का पता कैसे लगा कि हमारे पास ये बेसिक होता है, एसिडिक होता है। देखो इसको पानी में डिजोल्व करो, क्या बनेगा, H2O है, पानी में डिजोल्व करो क्या बनेगा, ये बनेगा ना H2CO3 बनेगा। सेम ये वाला कंपाउंड है, इसको पानी में डिजोल्व करो क्या बनेगा, 2NaOH। ये क्या है, कार्बनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्या बनेगा, एसिड बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, NaOH, बेस बन रहा है। तो किस नेचर का हो गया ये, बेसिक नेचर का, और इसका नेचर क्या है, एसिडिक नेचर। समझ आया, किसी को याद है, जैसे कि Al2O3 हो गया, ZNO हो गया, वो हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते थे, है ना। समझ आया, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो समझते हैं, समझ आ जाएगा। कंपाउंड किस टाइप के होते हैं हमारे पास, एक आयोनिक कंपाउंड, जनरली हम दो ही पढ़ते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। होता है क्या, एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे, NaCl, HCl, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास। H अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या तो H के पास क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्सीडेट कंप्लीट करेगा, Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब उसका ऑक्सीडेट कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इसका मीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड।
यानी कि वो वाला बॉन्डिंग या वो वाला मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हमारे पास किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इस वाले वर्ड को याद रखना, कौन सा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बनेगा हमारे पास? कोवलेंट कंपाउंड। सेम हम अगर आयोनिक कंपाउंड में डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है? कोई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। यानी कि हमारे पास सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज ही कर दिया। अपना इसने क्या किया? सोडियम ने क्या किया इसमें? हमारे पास सोडियम ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बनाया? Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अब क्या? जो Cl हमारे पास जो एक एलिमेंट का एटम है, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा? एक एनाइन बना देगा। यानी कि Cl क्या कर रहा है? सेम इलेक्ट्रॉन को जो सोडियम ने डोनेट किया उसको एक्सेप्ट करेगा और साथ में क्या कर देगा? एक एनाइन बना देगा। एनाइन का मीनिंग क्या हुआ? एक नेगेटिव चार्ज है और कैटाइन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है। और हमको पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन लगेगा। और जो अट्रैक्शन लगेगा उसका नाम क्या होता है? वो जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और ये हमारे पास कैसा बनेगा? आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड इसमें बन रहा है। तो एक कैसा कंपाउंड बनेगा? आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स चल रही है, पता नहीं बुक में क्यों है इतनी। साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। देखो हमारे पास जो कंपाउंड बना उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किस पे डिपेंड करेगी? देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। अच्छा कंपाउंड दिख रहा है, बट सेम तुम यहाँ पे देखो, एक पॉजिटिव आयन है, एक कंडीशन ऐसे हो सकती है हमारे पास एक बड़ा सा पॉजिटिव आयन है, छोटा सा नेगेटिव आयन है। बताओ कौन सा कंपाउंड ज़्यादा अच्छा होगा? ये वाला कंपाउंड ज़्यादा अच्छा होगा ना। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी है ना, यानी कि हमारे पास उस कंपाउंड का नेचर कितना वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है, उसकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस पे डिपेंड करता है? उन दोनों कंपाउंड की साइज पे भी डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या है हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। दूसरा क्या? प्लस है माइनस है, 2 प्लस है 2 माइनस है। अब सेम मानो मैं बोलता जैसे कि Mg है 2 प्लस है, बट क्या इसको सेम एक क्लोराइड आयन बैलेंस कर सकता है? नहीं करेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? एक और क्लोराइड आयन देना पड़ेगा ना। यानी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ उस पर चार्ज है, उस पर भी हमारे पास क्या करता है? दूसरा जो आयन आएगा, दूसरा जो ऑपोजिट आयन आएगा, उसकी साइज को इफेक्ट करेगा ना। करेगा ना। समझ आया बात? इसको आगे पढ़ते हैं ना। अगला क्या? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखो ये वाला पॉइंट को तुमको याद रखना है, डायरेक्ट पॉइंट टू वाइज। इसको ना ऐसे ही पढ़ना और थोड़ा समझना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्डिंग। अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्डिंग कैसा होता है? आयोनिक बॉन्ड और फोर्स का नाम क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ आया? अगला पॉइंट कौन सा दिया है? द आयोनिक कंपाउंड आर ब्रिटल इन नेचर। इसको याद रखना, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड का नेचर क्या होता है? ब्रिटल। जब भी हम इसको थोड़ा सा भी किसी और सब्सटेंस हिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? इसके क्रिस्टल्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा ना। समझ आया? थर्ड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयोनिक कंपाउंड। देखो हमारे पास क्या होता है? जो आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंपेयर टू कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स है उनका कोवलेंस का जो फोर्स है, या फिर जो हमारे सिंपल जो वान डेर वाल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो नेग्लिजिबल फोर्स होता है, उससे कंपेयर में हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास जो आयोनिक फोर्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इनका क्या होगा? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या वान डेर वाल्स मॉलिक्यूल। समझ आया? फोर्थ पॉइंट क्या? आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल। इस चीज़ को याद रखना, आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल। इतना सा भी याद रख लो कि बहुत है। आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट। इस चीज़ को याद रखना। फिफ्थ पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड नाम सुने क्या लगता है? आयंस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट देखो क्या होता है आयोनिक कंपाउंड अगर अपनी प्योर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म, दूसरा क्या है? एक्वस फॉर्म या मोल्टन स्टेज।
मोल्टन स्टेज, है ना। सॉलिड फॉर्म में क्या है, ये आयंस प्रॉपर ऐसे पैक रहेंगे। इस वाली कंडीशन के हमारे पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग, है ना। यहाँ पे क्या होंगे, नॉन कंडक्टिंग। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस दिखाएंगे, कंडक्टेंस शो करेंगे। ये समझ आया क्यों शो करेंगे? देखो सिंपल, हमारे पास क्या है, एक वाटर कंटेनर है, इसके हमने मानो NaCl आयोनिक कंपाउंड है ना, इसको हमने पानी में घोला तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl- बनाएगा। अगर हम सेम इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास क्या जाएगा, Cl जाएगा, जिसमें नेगेटिव जाएगा सोडियम जाएगा। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आयंस का फ्लो इधर से उधर होगा और इधर से इधर होगा ना, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और यानी कि इलेक्ट्रिक मीडियम में कंडक्टेंस को शो करेंगे ना। एग्जांपल्स के कुछ कंपाउंड गिवन है, इनमें तुमको देख के क्या बताना है, कौन सा कंपाउंड आयोनिक और कौन सा कंपाउंड नॉन आयोनिक है ना। पहला एग्जाम्पल कैसा गिवन है, H2O। तो बच्चा H2O नॉन आयोनिक क्यों हुआ, देखो H2O कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ये होती है ना। तो क्या होता है, H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे दूसरा H है ना, मान लो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में 2 होते हैं ना, आउटर सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, H के पास 1 है। इसको क्या चाहिए, 2 बाहर से लेने पड़ेंगे ना, तो क्या करेगा, ये एक यहाँ से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा। इसकी आउटर सेल भी कंप्लीट हो गई, इसकी भी कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, समझ आया। इसका हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास बाहर से इसने 2 एक्सेप्ट किए, इसके पास 8 बन गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ना। और जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कौन सा कंपाउंड होता है, वो हो गया हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। तो हमारे पास H2O क्या होगा, नॉन आयोनिक। ZnCl2 आयोनिक है, MgCl2 आयोनिक, NaCl आयोनिक, NaBr आयोनिक, KCl आयोनिक, MgO, LiF इज ए कोवलेंट कंपाउंड। अब क्यों होता, ये पढ़ाएंगे तुमको अगले साल 11th की क्लास में। टॉपिक का नाम पढ़ लो, फाजान्स रूल। अगले साल सस्पेंस ऐप तक का तब पढ़ाएंगे इसको कि होता क्या है, क्यों हमारे पास ऐसा होता है। जबकि हमारे पास एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, आयोनिक होना चाहिए बट आयोनिक नहीं होता। तुम थोड़ा सोचो, अगर डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, बता देंगे फिर भी, है ना। समझ आए प्रॉपर्टीज। अब जो ये वाला टॉपिक है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।